हम लोग जो पिछला सेशन हम लोग का था किसके बेस पे, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था उसका जो पुरानी अवधारणा थी उसके बेस पे पढ़ा हम लोगों ने। आज हम लोग उसका जो आधुनिक अवधारणा है, जो मॉडर्न उसका कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, उस पर बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी ऐसे रिएक्शंस देखने को मिले हम लोग को जिनमें जो पुरानी अवधारणा से हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की परिभाषा बना रहे थे, जैसे कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है और लेस जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो निकलता है। और वैसे रिडक्शन में आपने कहा था कि ऑक्सीजन निकलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है। तो उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ करके जो कुछ रिएक्शन ऐसे मिले हम लोग को जिनको केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख करके हम डिफाइन नहीं कर सकते थे कि वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है कि अपचयन की प्रक्रिया है। तो उसको समझने के लिए जो अदर टाइप की रिएक्शंस थे, उन रिएक्शन को समझने के लिए जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे जैसे ये जो रिएक्शन लिखा गया है, इस रिएक्शन में कहीं भी किसी ऑक्सीजन का जिक्र नहीं हुआ है, न इसके अंदर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव न लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी प्रकार का एलिमेंट नहीं आया हुआ है। या जितने भी रिएक्शन आप देख रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में आपको नहीं दिख रहा है जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, चाहे निकल रहा हो, या फिर आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहे हो या फिर निकल रहे हो। तो इनको कैसे डिसाइड करें हम लोग कि ये आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसको समझने के लिए एक नई अवधारणा आई, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा किसके बेस पे थी? इलेक्ट्रॉनों के बेस पे थी। जो हम लोग का केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जानते हैं आप, केमिकल रिएक्शंस हमेशा जो है इलेक्ट्रॉनों के बेस पे ही होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से हो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से हो, या फिर एक पक्षी साझेदारी से हो, यानी कि जो रिएक्शंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के बेस पे तो डिसाइड करना बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग का कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है और कौन सा रिडक्शन का है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग का जो है निकल के आया डिफिनेशन कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या है, कोई परमाणु अणु या आयन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की क्रिया है, उसकी डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। जिसमें कोई भी परमाणु अणु या आयन क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा हो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे हम लोग अभी कि इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा कौन नहीं त्यागेगा, क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे का राज है, ठीक है। फिर आपका जो अपचयन था, है ना, रिडक्शन का जो आपका रिएक्शन था, उसमें क्या डिफिनेशन थी कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कोई निकाल रहा था, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो जैसे शुरू से ही हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के हेल्प के दोनों प्रक्रियाएं हो नहीं सकती है। अर्थात कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं क्या है, रिडक्शन भी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, निकाला जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, निकाला जा रहा है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया जा रहा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कब तक नहीं निकालेगा, जब तक कोई ग्रहण करने वाला नहीं होगा, है ना। दुकानदार दुकान खोल के बैठा हुआ है तो क्या अपना सामान बिना किसी ग्राहक के बेच देगा क्या? वो नहीं ना, उसको सामान बेचने के लिए क्या है, कोई ग्राहक चाहिए, या फिर कोई ग्राहक है, उल्टा समझिए, कोई ग्राहक है तो उसको सामान खरीदने के लिए कोई दुकानदार चाहिए, कोई बेचने वाला चाहिए, ठीक है। तो अभी तो कोई खरीद पाएगा और कोई बेच पाएगा, यानी कि यहाँ पे दोनों पक्ष का होना जरूरी है। आपका जो शॉपकीपर है वो भी होना चाहिए, और जो कस्टमर है वो भी होना चाहिए, दुकानदार भी होना चाहिए और आपका खरीदार भी होना चाहिए, तभी जा कर के दोनों की आवश्यकता पूरी भी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक की आवश्यकता पूरी न हो तो क्या दोनों के बीच में कोई लेन देन, कोई सौदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग का है कि दोनों ही होने चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाला होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होना चाहिए। जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक न कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा न कोई ग्रहण कर पाएगा। कोई निकालेगा ही नहीं तो कोई ग्रहण कैसे कर पाएगा, और कोई ग्रहण करने वाला नहीं होगा तो कोई निकालेगा क्यों, है ना। तो दोनों ही चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। तो आपका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने वाले लोग हैं, ठीक है, और जो आपका रिडक्शन है, अपचयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अपचयन, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या हुआ उसका ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया ऑक्सीकरण। अब इस प्रक्रिया का रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। आपका ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही इलेक्ट्रॉन निकाले, हो सकता है किसी प्रक्रिया में कोई परमाणु अणु या आयन ऐसा हो जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हो, ठीक है, तो तब भी वो ऑक्सीडेशन ही होगा। है ऐसा नहीं कि बाउंडेशन है कि नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा दो ही निकालेगा, वो एक निकाल सकता है, दो निकाल सकता है, तीन भी निकाल सकता है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने है, यहाँ पे सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर जानते हो A11 होता है, A11 होता है, मतलब कि उसका अगर सोडियम का बात करोगे 11 तो क्या बनेगा 2 8 एक बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके आउटर मोस्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालने की प्रवृत्ति इसके अंदर है, इसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन निकालने की, बट ये अपने आप तो निकालेगा नहीं जब तक इसका कोई लेने वाला न हो। जैसे हम इसको अगर क्लोरीन इसके साथ भेज दें तो क्लोरीन का 17 होता है, जानते हैं 17, इसका क्या बनेगा आपका 2 8 7 बनेगा। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 बाहरी कोश में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो इसका 8 पूरा जाता। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सोडियम है वो क्या है, डोनर हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया एक्सेप्टर, ये निकालना चाहता है, ये क्या है ग्रहण करना चाहता है। अब दोनों लोग रहेंगे तो सोडियम निकालेगा, निकाल करके क्या बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव के रूप में बन जाएगा और ये क्या बन जाएंगे आपका Cl नेगेटिव के रूप में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन कोई लेता है ठीक ना ग्रहण करता है उस पर उतना ही नेगेटिव आता है, जितना इलेक्ट्रॉन कोई निकालता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो सोडियम पे एक पॉजिटिव आ गया, ये क्या हो गया नेगेटिव, तो इसने निकाला, सोडियम ने निकाला तो इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण। ये जो क्रिया है वो क्या किसकी क्रिया है, ऑक्सीकरण की, और यहाँ पे इसने ग्रहण किया तो यह क्रिया किसकी है, अपचयन की क्रिया है। तो आप देख रहे हो, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे दिखाई आपको नहीं दे रहा है, लेकिन यही सोडियम क्या है, इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, चार्ज आया तो कैसा आया, धनात्मक चार्ज आया। पहले इसके ऊपर 0 चार्ज था तो 0 से क्या हो गया है +1 हो गया है, पहले इसके ऊपर 0 प्लस था, ठीक है, अब कितना हो गया 1 प्लस हो गया, तो वृद्धि हुई है ना, यानी प्लस चार्ज की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो दो काम देखने को मिले हम लोग को कि एक तो इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, और इलेक्ट्रॉन निकालने के वजह से ही इसके ऊपर क्या है धन आवेश में वृद्धि हुई है, धन आवेश में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और उसी का रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया है धन आवेश का वृद्धि होना। जैसे कापर पे 1 प्लस था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो कापर पे क्या हो गया 2 प्लस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला है इसके अंदर से तभी क्या है ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस पर क्या हो गया 1 प्लस से क्या हो गया 2 प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ऐसे Fe पे 2 पॉजिटिव था, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो Fe पे क्या हो गया 3 पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया आपका इसके धन आवेश में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब ऋण आवेश में कमी, किसी के पास जैसे यहाँ पे क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, अब इस क्या करें अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें अपने में से निकाल दे तो अब इसके पास तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसने निकाल दिया, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए हुए था उसको उसने क्या किया त्याग कर दिया, उसको निकाल दिया। तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसके ऊपर -1 का चार्ज था, यहाँ पे क्या है 0 का चार्ज है, यानी कि -1 यहाँ पे क्या हो गया 0, ठीक है। आपका जो ऋण आवेश है वो क्या हो गया, ऋण आवेश क्या हो गया कम हो गया, ऋण आवेश में क्या हो गई कमी आ गई। देखिए यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव थे, दोनों Cl ने 1-1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, एक Cl का 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे Cl का भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो दोनों Cl पे कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री रेडिकल फॉर्म में आ गए और दोनों कंबाइन होकर के Cl2 गैस का निर्माण कर लिए यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से कोई अणु होगा तो वह अणु भी क्या है इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव आयन और S सल्फर बदल गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें से, तो कैसा अपक्रिया ये है ऑक्सीडेशन की अपक्रिया है, ठीक है ना। ऐसे ही अपचयन की बात करेंगे तो ठीक इसका उल्टा, इसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, इसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ठीक है ग्रहण होंगे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यहाँ पे क्या होगा ग्रहण, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा ग्रहण किया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाएगा, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन
ग्रहण किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा कोई भी तो उसका ऋण आवेश आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग समझे अभी कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो कैसा चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, Cl पे निगेटिव आ गया। ऐसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर क्या है, निगेटिव आया। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो 2 निगेटिव इसके ऊपर आ रहे हैं। कितना सिंपल है। ऐसे ही धन आवेश का कम होना, धन आवेश का कम होना। धन आवेश कम कब होगा, अगर किसी के ऊपर धन आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उसका जो जितना निकाला था उतना उसको वापस मिल गया। जब वापस मिल जाएगा तो धन आवेश क्यों था, इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से। इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे उसके पास, उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तभी क्या धन आवेश होगा उसके ऊपर, बिल्कुल नहीं। धन आवेश खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे MnO4 पे एक निगेटिव है, इस पे एक निगेटिव था और इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो इस पर क्या हो गया, 2 निगेटिव हो गया। तो इससे ऋण आवेश में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और ऐसे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक अणु है, ठीक है, इससे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, 2 गो निगेटिव। ठीक है ना, 2 गो ऑक्सीजन परमाणु है, 2 निगेटिव आया। तो एक ऑक्सीजन में यहाँ पे 4, आप सोच रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 4 गो निगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 ही निगेटिव है। देखिए आपके यह जो चीज़ है, एक O पे 2 निगेटिव है कि नहीं है, तो यहाँ पे 2 गो O है, 2 गो ऑक्सीजन परमाणु हो गए तो 2 दुना के 4 गो निगेटिव, एक O पे 2 निगेटिव, दूसरे O पे 2 निगेटिव, 2 2 4 निगेटिव हो गई ये। ठीक है, और ये आपको समझाई दिए धनावेश का कम होना। इस पे एक धनावेश था, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका धनावेश क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे स्टेनलेस पे क्या है, 4 प्लस चार्ज है। कितने प्लस चार्ज इसके ऊपर है, 4 है। इलेक्ट्रॉन 2 को ग्रहण किया इसने तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाला था तो 4 प्लस आया था, तो 4 तो नहीं इसको मिले हैं वापस, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या इसको वापस मिल गए हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए हैं तो 2 को इसका प्लस क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 को इलेक्ट्रॉन जो कमी हुई थी इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से वो क्या हो गई, कमी दूर हो गई, इसलिए इसका 2 को पॉजिटिव बचा हुआ है। तो 4 से घट करके 2 हो गया, प्लस 4 से घट करके कितना हो गया, प्लस 2 हो गया इसका आवेश। तो धन आवेश क्या हो गया है, कम हुआ है। तो धन आवेश का कम होना, ऋण आवेश का बढ़ना। धन आवेश का कम होना, ऋण आवेश का बढ़ना। जाहिर सी बात है, अगर धन घटेगा तो ऋण बढ़ेगा, पैसा कम होगा तो कर्जा बढ़ेगा। जब पैसा कम होगा, जब पैसा कम कमाएंगे तो खर्चा चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, उधारी दुकान पे करनी पड़ेगी। चाय पिएंगे, चाय को उधार लगाएंगे, और जब चाय की उधारी लगाएंगे तो कर्जा बढ़ेगा, है ना। तो धन आवेश बढ़ेगा। धन आवेश अगर कम होगा तो ऋण आवेश बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन वाले में तो धन आवेश बढ़ेगा, माने धन बढ़ेगा तो ऋण आवेश कम होगा। फिर पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो कर्जा क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो धन आवेश बढ़ेगा तो ऋण आवेश घटेगा, ये चीज़ है। अब इसमें कुछ और बातें यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि ऑक्टेट रूल, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट क्या होता है। तो बात ये करना था हम लोग को कि कोई इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करेगा। तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका जब कोई भी परमाणु अणु या आयन किसी अन्य परमाणु अणु या आयन से जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है, तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनों को या तो लेना या फिर देना या फिर साझेदारी या फिर एक पक्षी साझेदारी करनी पड़ती है, तभी जाकर के वो क्या किसी अदर परमाणु अणु या आयन से क्या है वो कंबाइन हो सकता है। तो उसके क्यों जुड़ता है, ऑक्टेट टूल के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ही क्या करता है वो पूरा ये घटनाएं होती हैं हम लोग की, ठीक है ना। तो एक तो ऑक्टेट टूल के बेस पे हो गया। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि हर परमाणु अणु या आयन अपने ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, कम से कम एनर्जी लेवल में रहना चाहता है, क्योंकि जब वो अधिक एनर्जी स्टेट में रहेगा, हायर एनर्जी स्टेट में रहेगा तो वो एक्टिव होगा, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे आप अगर हमेशा गुस्से में रहेंगे तो किसी न किसी से झगड़ा होता रहेगा। तो आप जब हायर एनर्जी लेवल में हैं तो आप किसी न किसी से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कुछ न कुछ आप करते रहेंगे, उल्टा तोड़ फोड़ में कुछ न कुछ करते रहेंगे, किसी न किसी को ठोकते रहेंगे, ठीक। लेकिन जब आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा तब आप किसी से झगड़ा भी नहीं करेंगे। तो
आपका जो एंगर है, गुस्सा है, वो क्या है, आपके एक्साइटमेंट को दिखाता है, आपके हायर एनर्जी को दिखाता है। जब वही गुस्सा आपका खत्म हो जाता है तो क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट को दिखाता है। तो लोअर एनर्जी स्टेट पे रहेंगे तो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हर परमाणु अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, और लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए ही वह जो उसके एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसी अदर एटम को दे करके या फिर साझेदारी करके उनके साथ बॉन्ड बनाता है और लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें देखिए कौन इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या 7 6 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने, ये जिसके बाह्य कोश में है ना, ये ध्यान दीजिएगा, जिसके बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में अगर 1 2 या 3 रहेंगे तो वह साझेदारी करके तो अष्टक पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट जो संयोजी कोश है उसी का साझेदारी होता है, उसी को अभिक्रिया में लगाते हैं। तो एक रहेगा तो एक अपना लगाएगा, तो कोई एक ही लगाएगा, उसका 2 ही ना होगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल अपने लिया था, सोडियम का 2 8 1 बना था, ये आउटर मोस्ट वाला है। अगर ये किसी के साथ अगर हाइड्रोजन के साथ 1 बनाएगा तो हाइड्रोजन का 1 मिला करके हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए, होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो सोडियम ये काम करना पसंद नहीं करेगा, तो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा, ये कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करें, निकाल दें। ठीक है, ऐसे ही जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति ही रखेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से वो साझेदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है। जब भी बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, और जिनके आउटर मोस्ट में 3 होंगे उनकी टेंडेंसी भी होती है आयनिक बॉन्ड बनाने की, अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। क्या हो गया, धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति हो गई है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो सभी क्या होती हैं, धनायन ही बनाती हैं। ध से धातु, ध से धनायन, ध से धातु, ध से धनुष पड़े हो, है ना, ध से धनुष पड़े हो, ध से धन पड़े हो, लेकिन ध से धातु और ध से धनायन, ये याद रखना आज से। ठीक है, ध से धातु, ध से धनायन, और उसके बारी को उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 7 6 5 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में अब आ गया होगा। जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो 7 होगा तो वो 1 लेकर के 8 कर सकता है, या फिर किसी से साझेदारी करके भी 8 कर सकता है। तो इसकी दोनों टेंडेंसी होती है, ये चाहेगा तो किसी से साझेदारी करेगा तब भी उसका 8 हो जाएगा। जैसे Cl और Cl आपस में कंबाइन होते हैं, 2 8 7 और 2 8 7, तो दोनों आपस में साझेदारी करते हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन ये लगाता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन ये लगाता है, दोनों कंबाइन होकर के अपना अपना 8 कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बट यही Cl जब सोडियम के साथ आता है तो अब यहाँ पे जब कंबाइन होने की बात आती है तो सोडियम कहता है कि नहीं भाई, ये कहता है मैं साझेदारी कर सकता हूँ, साझेदारी कर लो, लेकिन सोडियम कहता है भाई मुझे साझेदारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं साझेदारी करूँगा तो मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, अगर साझेदारी करना है तो 7 को दो मुझको, तुम 7 लगाओ मैं 1 लगाता हूँ। तो ये सौदा करेगा क्लोरीन? कोई भी आदमी घाटे का सौदा करना चाहता है क्या? नहीं। जब साझेदारी हो रही है, साझेदारी में क्या होता है, जितना अमाउंट आप लगाएंगे उतना अमाउंट हम भी लगाएंगे, ये है साझेदारी। ठीक है ना, तो इसमें आपका सोडियम 1 लगाएगा तो क्लोरीन 7 क्यों लगाएगा, क्लोरीन भी क्या करेगा, 1 ही लगाएगा। तो 1 लगाएगा तो क्लोरीन का तो काम बन जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, लेकिन सोडियम का काम बनेगा क्या, क्लोरीन 1 लगाएगा तो सोडियम का 1 और क्लोरीन का 1 मिला के 2 ही होगा ना बाउटर में, उसके 8 तो पूरा हुए नहीं, तो ऑक्टेट हो गया फेल। तो सोडियम कहेगा भैया ऐसा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तुम लेके जाओ, तुम भी खुश रहो। ठीक है, क्यों भाई, उसका फायदा है ना, 1 निकाल देगा तो यहाँ से तो उसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए 8 हुए कि नहीं हुए। क्लोरीन लिया तो 1 इसको प्लस कर दो, 7 1 इसका भी 8 हो गया आउटर मोस्ट में, दोनों का काम बन गया। तो क्या साझेदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। सोडियम की टेंडेंसी ही नहीं है, प्रवृत्ति नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि साझेदारी हो, वो तो चाहता है कि मेरा कोई एक ले ले, मेरा अष्टक क्या हो, पूरा हो। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम प्लस बनाएगा तो क्लोरीन क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। ठीक है, तो जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या चाहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागना, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इनकी, ग्रहण करने की प्रवृत्ति। साझेदारी भी कर सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे साझेदारी की हम लोग बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे, और उसकी डिफिनेशन क्या है,
कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो हम साझेदारी की बात अभी यहाँ पे करने वाले नहीं है। यहाँ पे केवल बात हो रही है कि 7, 6, 5 है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, तो ये होंगे अधातु। क्या होंगे? अधातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो होते हैं अधातु, और जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो होते हैं धातु। ध से धातु, ध से धनायन। एक याद रखेंगे, दूसरा अपने आप क्या होगा? याद रहेगा हमको। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसमें और हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ठीक है, अब ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीकारक का मतलब कि जो किसी का, जिसके कारण किसी का ऑक्सीकरण हो जाए, जो किसी का ऑक्सीकरण कर दे, ठीक है ना, जो किसी का ऑक्सीकरण कर दे वही होता है ऑक्सीकारक, और जो किसी का अपचयन कर दे वो होता है अपचायक। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ पे जो रिएक्शन था हम लोग का वहीं से समझ लेंगे। अच्छा, ये बताइए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव बनाया, यानी इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीकरण। तो इसका ऑक्सीकरण क्यों हुआ भाई? क्योंकि क्लोरीन ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो मुझको दे दो। तो जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक्सेप्ट किया कि मैं ले लेंगे हम, सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला? क्योंकि क्लोरीन कहता है कि भाई हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकालने का कारण कौन बना? क्लोरीन बना। तो क्लोरीन जब सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकालने का कारण बन रहा है तो कह सकते हो कि क्लोरीन की वजह से सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है, क्लोरीन की वजह से ही सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो इसका मतलब इसके ऑक्सीकरण का कारण कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीकारक। तो अब क्या भाई, अब यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, यानी जिसका अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उसको तो अपचयन हो जाएगा, तो जिसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जिसका अपचयन हो वही क्या है? ऑक्सीकारक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला या फिर जिसका अपचयन हो रहा हो वही क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी कोई निकालेगा, तभी उसका ऑक्सीकरण होगा, और जैसे वो ग्रहण करेगा तो उसका हो जाएगा अपचयन। तो जो अपचयन, जिसका अपचयन हो, चाहे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, वही होता है ऑक्सीकारक। जब एक समझ गए आप तो दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। अपचायक कौन है? जिसके कारण किसी का अपचयन हो जाए, जिसके कारण क्या हो? किसी का अपचयन हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो गया? अपचयन हुआ, इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया। और जब इसका अपचयन हो गया तो किसके वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से हुआ। इलेक्ट्रॉन मिला कहाँ से? सोडियम की वजह से। जौहर किसने दिया उसको? सोडियम ने। कौन पकड़ा जाएगा? सोडियम। ये मारा, इसने मारा, इसकी वजह से मारा, है ना। ये सुसाइड कर रहा है तो किस वजह से? सोडियम की वजह से कर रहा है ना। तो इसका हत्यारा कौन हुई? इसकी हत्या हुई तो ये कौन है? हत्यारा हो गया। ठीक है, इसका अपचयन हुआ तो इसका अपचयन किसके वजह से हुआ? सोडियम के वजह से हुआ। तो सोडियम क्या हो गया? अपचायक हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकाले, है ना, जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, कह सकते हो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला परमाणु, अणु या आयन जो भी होगा, परमाणु, अणु या आयन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, वही होगा अपचायक। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो होगा अपचायक, और जिसका अपचयन होगा वो होगा ऑक्सीकारक। तो किसी भी रिएक्शन में आप बस देख लीजिए, इन चारों बातों में से कुछ भी आपको दिखाई देता है तो पहले देख लो कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। ठीक है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो होगा अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा होगा वो होगा ऑक्सीकारक। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का रहेगा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे। ऑक्सीकरण संख्या के कॉन्सेप्ट है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीकरण संख्या समझेंगे पहले हम लोग, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या क्या चीज़ है और उसमें क्या कैसे परिवर्तन होता है, और उसके परिवर्तन के आधार पे कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया है और कौन सा अपचयन की क्रिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पार्ट इसका।